काकोरी को समझने के पहले भारत को समझना बहुत जरूरी है। उस कांड को, उस कॉन्स्पिरेसी को समझने के पहले इस राष्ट्र को समझना बहुत जरूरी है। क्या था और कौन कौन थे उसमें, यह समझना बहुत जरूरी है। अगर कारण में पवित्रता नहीं होती, वो पाकपन नहीं होता, तो हर धर्म, हर राज्य के लोग क्यों आ गए उन अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने के लिए? क्योंकि उन सब के लिए ये देश नहीं था, चंद लकीरें नहीं थी, ये उनकी मां थी। काकोरी कांड के उन वीर क्रांतिकारियों को सादर प्रणाम है, क्योंकि इससे बड़ा तमाचा कभी गोरों को नहीं पड़ा था। अंग्रेजों को हिलाया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन HRA, जिसके प्रमुख और जिसके मुख्य लोग थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान साहब, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी, ठाकुर रोशन सिंह जी, सचिंद्र बख्शी जी, उपी पंडित जी, योगेश चंद्र चटर्जी, प्रेम कृष्ण खन्ना, मुकुंदी लाल, विष्णु शरण दुबलिस, मुन्नालाल गुप्त, सुरेंद्र चंद्र भट्टाचार्य, मुकुंदी लाल, रामकृष्ण खत्री, मुन्नानाथ गुप्त, राजकुमार सिन्हा, राजेंद्र नाथ लाहनी, गोविंद शरणकार, राम दुलारे त्रिवेदी, रामनाथ पांडे, सचिंद्र नाथ सान्याल, भूपेंद्र नाथ सान्याल, प्रणवेश कुमार चटर्जी, जिसमें से प्रमुख अभियुक्त थे जिन्हें सजा याफ्ता के लिए जिन्होंने 10 लोगों को चुना गया था, वो थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान साहब, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी, ठाकुर रोशन सिंह जी, केशव चक्रवर्ती जी, राजेंद्र लाहड़ी जी, सचिंद्र बख्शी, उपे पंडित जी, मनमनाथ गुप्त जी, मुरारी लाल खन्ना जी, मुकुंदी लाल जी और बनवारी लाल जी। रहबरे राहे मोहब्बत रहना जाना राह में, लज्जते सहरान वर्दी दूर ये मंजिल में है। आज मक्तल में ये कातिल कह रहा है बार बार, अब भला शौके शहादत भी किसी के दिल में है। करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूं मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम तो घर से निकले ही थे बांध कर सर पे कफन, जहां हथेली पर लिए लो बढ़ चले हैं ये कदम। जिंदगी खुद अपनी मेहमा मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, अरे देखता हूं मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये चंद वो लाइंस, ये जज्बा था जो लहू में बहता था इंकलाब बन के। आज उन क्रांतिकारियों की बात करते हैं जिनने पैरों के तलुए से थप्पड़ मारा था अंग्रेजी सरकार को। आजादी बेक में नहीं मिली थी, मांगी नहीं थी, छीनी गई थी। और बहुत जरूरी हो गया था इन गोरों को जवाब देना कि सुन, सिंहासन खाली करो कि अब जनता जागी है, और अगर हमें समझते बागी तो हम बागी हैं। कौन थे वो लोग, क्या था उनका जज्बा, कारण क्या था? वो भी बड़े बड़े घरानों से थे, उनमें भी बहुत कुवत थी आराम से अपनी जिंदगी जीने के लिए। लेकिन जुल्म सितम अब इतना बढ़ चुका था कि अब निर्णय लेना जरूरी हो चुका था। वो 10 पागल नहीं थे, वो 10 धर्म भी नहीं थे, वो 10 बेटे भी नहीं थे, वो 10 इंसान भी नहीं थे, वो 10 वो लोग थे जिनने देश के लिए खड़ा हुआ और अंग्रेजों को, उनकी जड़ों को पूरा हिलाकर बताया कि सुनो, अब तो जंग सीधी लड़ी जाएगी। कुछ ने कहा कि एक लूट थी, ऐसा है, धिक्कार है उस सोच पर। तुम हमारा ही पैसा, हमारा ही धन, हमारी ही जेवर, हमारी ही जायदाद, हमारी ही उन चीजों को खजाने को लेकर तुम जा रहे थे, हमने रोक कर छीन लिया, तुमने उसे लूट का नाम दे दिया। काकोरी कॉन्स्पिरेसी
9 अगस्त सन 1925 की वो रात जो काकोरी में हुआ, वो अंग्रेजों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और इतना बड़ा हो गया कि अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को उखाड़ दिया, उनके पैरों को लाकर गर्दन में बांध दिया। ये वो था। कौन थे वो पागल? वो नाम तो आपको बता ही दूंगा, लेकिन उसमें से क्या था, ऐसी जरूरत क्या थी, ऐसी मजबूरी क्या थी कि अब हमें खड़ा होना पड़ा, लूटपाट पर आना पड़ा। क्यों? क्योंकि लुटेरों के खिलाफ लुटेरापन ही वाजिब था। तुमने लूट की, हमने तुमसे लूटा, चोर के घर में चोरी की, और चोरी नहीं थी, हमने अपना हक छीना था जो तुम हमसे ले जा रहे थे, हमारा धन, हमारा पैसा। क्रांतिकारियों के रूप में उन पागलों ने, उन मां के सच्चे बेटों ने न धर्म देखा न मजहब देखा। ये आजादी के बाद चंद बेवकूफों ने, गद्दारों ने धर्म में बांट दिया देश को। वरना ऐसा था, आजादी के पहले वो एक रोटी में वही बिस्मिल खाता था, वही अशफाक खाता था, और लड़ाई करता था ठाकुर उससे कि ओए मेरे हिस्से की मत खा लेना। वहीं चटर्जी, वही फडणवीस वहीं बैठकर बोलते थे कि ओए मेरी रोटी मुझे वापस कर दे यार। आज उनकी बात करेंगे, आज काकोरी के तमाचे की बात करेंगे, आज उसकी बात कर रहे हैं। वो था क्या? 9 अगस्त सन 1925 रात 2:42 8 सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन जिसको रोका गया, वो था क्या, क्यों रोका गया, और उसका मकसद क्या था, उसकी बात करेंगे। और वही बात अब शुरू होती है। सचिंद्रनाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी, ये दो बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, जो HRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो बाद में HSRA हो गया, उसके कर्ता धर्ता माने जाते थे बंगाल के। और बंगाल में उस समय बहुत बड़ी क्रांति चल रही थी। 1921, 1922, 23 और 24 ये इनका बहुत बड़ा गण था। और उस समय एक ऐसा हादसा हुआ कि पूरी क्रांतिकारियों की रीढ़ टूटने लगी, और वो ये था कि सचिंद्रनाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी ये दोनों पकड़े गए। एक लखनऊ में पकड़े गए और दूसरे को हुबली में, कलकत्ता में जैसे ही ट्रेन से उतरे पकड़े गए। समस्या ये नहीं थी कि ये पकड़े गए, बड़ी बात ये थी कि ये पूरा का पूरा लिटरेचर लेकर पकड़े गए थे। HRA का पूरा संविधान बनाया हुआ था, जो चाहते थे कि गोरों के खिलाफ एक ऐसा संविधान हो जहां क्रांतिकारियों के खुद के नियम चलेंगे। क्रांतिकारियों की खुद की आर्मी बनने की बात चल रही थी, और आधी बन भी चुकी थी, और वो रीढ़ की हड्डी टूटी। उसके बाद बिस्मिल साहब, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के ऊपर उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरा बंगाल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। पंजाब में एक अलग आंदोलन चल रहा था, देश में मद्रास में एक अलग आंदोलन चल रहा था। रानी कित्तूर चिन्नम्मा के जो लोग थे वो वहां पर एक बड़ा आंदोलन चल रहा था। देश में लगभग 322 जगह आंदोलन चल रहा था। 9,57,322 गिरफ्तारियां हुई थी। इतनी बड़ी गिरफ्तारियां किसी भी दुनिया के इतिहास में नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि इतने कभी क्रांतिकारी कहीं नहीं थे। हर घर में 4 क्रांतिकारी मिलते थे। तो ये बात बड़ी थी कि उस समय ये हो क्यों रहा था। फिर बिस्मिल साहब ने सन 1924 में यह समझा कि अब हमें अंग्रेजों का जवाब हथियारों से ही देना पड़ेगा। टेट फॉर टैट, आप जो भी समझ लें। उस समय वो बात आई कि कृते प्रतिकृतम कुर्यात हिंसने प्रतिहिंसनम तत्र दोषयो नापतति दुष्टौ दुष्टम समाचरेत। जो हमसे जैसा व्यवहार करेगा हम उससे वैसा व्यवहार करेंगे। हमने हाथ जोड़े, उनने हाथ काट दिए। हमने सर झुकाया, उनने सर काट दिया। अब बारी इनकी थी। तब 1924 से प्लानिंग शुरू हुई थी। 4 जर्मन माउजर्स लाई गई थी। अब जर्मन माउजर्स गोरों ने तो लाके दी नहीं होगी। इसका मतलब यह था कि कुछ क्रांतिकारी यहां से भारत से जर्मनी तक गए। उन्होंने 4 जर्मन माउजर्स लाई गई थी, और उनकी खासियत यह थी कि उस समय जो वो 4 जर्मन पिस्टल्स थी, उसकी खासियत यह कि उसके जो बट था वहां पर एक रिंग था जिसको लगाकर आप उसको राइफल बना सकते थे। और जैसा आज इंपॉर्टेंस है AK-47, AK-56 का, वो इंपॉर्टेंस उस समय इन राइफल्स का हुआ करता था। इन पिस्टल्स, जो पिस्टल्स कन्वर्ट हो जाती थी राइफल्स में, दिखने में सामने वाले को फियर आता था, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे कोई भी हो। वहां से ये शुरुआत हुई। पिस्टल्स आई। आप सोचिए 2900 मंगाई गई थी। काकोरी की डकैती में सिर्फ 4 का उपयोग हुआ। ये पिस्टल्स थी जो कि बांटी गई, और देसी कट्टे थे। क्यों? क्योंकि अब शस्त्रों की लड़ाई थी, अब विचारों की लड़ाई से ऊपर लड़ना पड़ता था। कुछ लोगों ने कहा कि गाल आगे करो चाटा खाने पर। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मैं कन्विंस भी नहीं हूं।
ऐसा है, जब थप्पड़ पड़ता है ना तो उसको सामने वाले को थप्पड़ मारना बहुत जरूरी था। और अब गूंज की बात थी, अब थप्पड़ की बात थी, जवाब देने की बात थी। वहां पर 8 अगस्त सन 1925 को सहारनपुर में एक बैठक हुई रामप्रसाद बिस्मिल साहब के घर पर, जहां पर चंद्रशेखर आजाद जी थे, राजेंद्र सिंह लाहिड़ी साहब थे, अशफाकुल्ला खान साहब थे। उन सभी ने एक निर्णय किया कि अब हम डकैती करेंगे। लेकिन डकैती, क्योंकि पहले 1924 में 2 बड़ी बड़ी डकैतियां की गई थी, लेकिन वो उन दलालों के घर में, वो दीवानों के घर में थे जो अंग्रेजों के दलाल थे और हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा पैसा गोरों को देते थे, हमसे गरीबों से लगान नोच नोच कर। उन गद्दारों के घर पे की, लेकिन 2 लोग मारे गए थे, जिसके कारण बिस्मिल साहब को बहुत दुख था। ब्राह्मण थे, बहुत ज्ञाता थे। वो हमेशा कहते थे कि मुझे इन जानों का, इन जिंदगियों का हिसाब देना पड़ेगा उसको, लेकिन आज उसको हिसाब देने के पहले मैं अपनी मिट्टी को, अपने वतन को, उस पैदा करने वाली मां से ज्यादा इस मिट्टी मां को हिसाब देना पसंद करूंगा। तो उन्होंने एक पूरा योजना बनाई और इतनी तगड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, इसीलिए ये इतिहास में गई है और कहलाती है काकोरी कॉन्स्पिरेसी। क्या हुआ, कैसे हुआ? बहुत साधारण था। इन लोगों ने, 10 लोगों ने ऑलरेडी उस ट्रेन के अंदर थे, 10 क्रांतिकारी उस ट्रेन में बैठे हुए थे। नाम बता चुका हूं और भी बताऊंगा, जिसमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी साहब ने चेन खींची। उसके बाद जो कंपार्टमेंट था, इंजन के जस्ट पीछे कंपार्टमेंट में खजाना रखा हुआ था जो हमारा लूटा हुआ था, उसको डब्बे से नीचे फेंका गया। और वहां पर एक हादसा भी हुआ था। इतना बड़ा डब्बा था कि 10 लोग गोरों को चढ़ाने के लिए रखते थे। यहां सिर्फ वो आजाद ही था, एक आजाद ने और अशफाकुल्ला खान ने, 2 लोगों ने उठा के अपने हाथों से नीचे फेंक दिया। लेकिन एक बात बड़ी थी, अपने किसी भाई को नुकसान नहीं पहुंचा। हिंदुस्तानी जो वर्दी भी पहने थे गोरों के, उन पर हाथ नहीं चलाया और सभी को बोला कि हम किसी को भी लूटने नहीं आए, हम डकैत नहीं हैं, हम क्रांतिकारी हैं। लेकिन अंग्रेजों ने इनको डकैत साबित किया। अंग्रेजों ने इन पर ऐसा अभियुक्त चलाया, इन्हें ऐसे संविधान में फंसा दिया जो कि उस समय थे ही नहीं और जो कि लागू ही नहीं थे, क्योंकि किसी की जिंदगी नहीं गई थी। लेकिन एक हादसा हुआ, सचिंद्र नाथ जी जैसे ही कूदे। वहां पर एक बात हुई कि मनमनाथ गुप्त को अशफाकुल्ला खान साहब ने अपनी पिस्तौल दी, वही जर्मन, और एक्साइटमेंट था या जो भी था, आवाजें इतनी थी क्योंकि गोरों की बहुत फायरिंग हो रही थी। एक गोली चली और एक मोहम्मद नाम के व्यक्ति को लगी और उसके केस में फंसाया गया। असल में था क्या, पकड़े कैसे गए, किसी की कुवत नहीं थी, इतनी बड़ी योजना थी। लेकिन एक शॉल छूट गई थी, जिसको बाद में पता करते करते, क्योंकि पूरी अंग्रेजी हुकूमत हिल चुकी थी। क्यों हिल चुकी थी? क्योंकि उनने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके भी बाप ये क्रांतिकारी घर में घुस के तुम्हारी खुद की ट्रेन में, संविधान तुम्हारा, सरकार तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी। और ये इनने किया क्यों था, काकोरी क्यों हुआ? उसका कारण था 1853 में हमने इन्हें हराया, वह इतिहास इनने मिटा दिया। 1853 इंडिया गॉट फ्री, उस पर बात करूंगा एक बार, बहुत बड़ा डिटेलिंग है। 1857 1857 गदर, फिर हमने हराया इनको। ये समझ गए थे गोरे कि अब हिंदुस्तानी सिर्फ एक चीज से डरता था, पेपर से, क्योंकि मुंशियों के पास पेपर होते थे और अनपढ़ लोग थे तो वे पेपरों से डरते थे, उन दस्तावेजों से डरते थे। उस समय इनने एक संविधान बना दिया, इनने एक लॉ बना दिया विच इज कॉल्ड इंडियन पुलिस एक्ट, 1861 में बनाया। और पुलिस को हमारे ऊपर हक, हमारे ऊपर दावेदारी और हमें दबाने के लिए पैदा किया, बनाया उस ऑर्गेनाइजेशन को। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट सदर्न नॉर्थ वेस्ट कमांड, वेस्टर्न इंडिया कंपनी, जो इनने जितनी भी थी, जो कारोबारी बन के आए थे, जो बाद में आर्मी लेकर आए थे, सबको लात मार के हरा दिया था। लोगों को पता भी नहीं है, कुंवर सिंह वो राजा था जिसने 72,922, जिसमें से 39,723 औरतें थी, उस सेना को लेकर गड़ासों से पूरी इनकी कंपनी को काट मारा था। लेकिन उसका इतिहास मिटा दिया गया 1853 1857, जिस पे बात जरूर करूंगा एक बार पक्का। लेकिन अब आते हैं काकोरी डकैती पर फिर से। तब इन 10 के 10 को पकड़ा गया। अरे इनने तो वो मक्कारी और गद्दारी की गोरों ने, अंग्रेजों ने। इनने अशफाकुल्ला खान साहब पकड़े नहीं गए थे, लेकिन फिर भी उन पर केस चलाया और उनको भी सजा दी। फिर ये जब पकड़े गए, मैं डेट दे सकता हूं कोर्ट के अंदर की, एक एक बात दे सकता हूं, लेकिन डिटेल में मत जाइए, जज्बा समझिए। मैं आज जज्बे की बात कर रहा हूं। काकोरी डकैती को समझना जरूरी नहीं है, उसके मकसद को समझना जरूरी है। जैसा मैंने पहले भी कहा और बागी में भी कहा था कि बी अ रिबेल बट फॉर अ कॉज, बागी बनो पर किसी मकसद के लिए। आज जो तुम लोग या कुछ युवा ऐसे हैं जो बरगला रहे हैं, बगावत कर रहे हैं इस हिंदुस्तान के खिलाफ, तो मैं मालूम भी है ये आजादी मिली कैसी है, ये देश कैसे बना, उसके लिए भी अगला वीडियो में बात करेंगे। भारत है क्या, चंद लोगों की रखेल नहीं है मेरा देश, इन क्रांतिकारियों की देन है, और उसकी बात करेंगे जो हम जैसों के लिए मां है।
बहुतों ने पूछा मिला क्या। इस डकैती से बहुत लोग सोच रहे थे कि होगा क्या, मिलेगा क्या। धंधा थोड़ी करने बैठे थे कि प्रॉफिट देखेंगे और लॉस देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस शीट बनाने थोड़ी क्रांतिकारी बैठे थे। यह जवाब था, क्योंकि बहुत अब प्रताड़ना बढ़ चुकी थी। अब चलिए ये बात करते हैं, केस चला। एक बहुत बड़ा इंसिडेंट ये हुआ, एक मिश्रा जी को लाया गया कि बोला गया कि ये अंग्रेजों की तरफ से सरकारी वकील होंगे, वो भी किसको दिए गए, क्रांतिकारियों को। बिस्मिल साहब ने मना कर दिया। इनकी एजुकेशन इतनी थी लोग समझ भी नहीं सकते थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल साहब उर्दू के बड़े शायर, हिंदी के बड़े लेखक कहा जाता था। उर्दू में मास्टर्स की हुई थी उनने लखनऊ यूनिवर्सिटी से। जो अशफाकुल्ला खान साहब थे उन्होंने संस्कृत में मास्टर्स की हुई थी। चंद्रशेखर आजाद जी, ये लोग वो थे जिन्हें इतना लॉ का ज्ञान था कि गोरे क्या समझते, गोरे किताबें देखते थे, मुंह जवानी बताते थे। इनके ऊपर झूठा मुकदमा रचा गया था, झूठा मुकदमा बनाया गया था, क्योंकि लूट हुई थी और अगर एक आदमी से गोली चली थी, एक की मौत हुई थी, तो एक पर केस चलना चाहिए था। लेकिन कोई भी सबूत नहीं था उस बात का। 40 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें से 4 को 4-4 साल की जेल, 5 को 5-5 साल की जेल, और उसके बाद 16 लोग जो बचे थे उन 16 लोगों को आजीवन कारावास दिया गया, आजीवन कारावास दिया गया। और बड़े गर्व से कहता हूं उसमें से एक अपना बाबा भी था, अपना दादा भी था, छोटे दादा भी थे उसमें। तो ये बात बड़ी है, लहू वही है, पागलपन वही है। बस बात यह है कि लिबास बदले हैं, जज्बा और लहू नहीं बदला। इंकलाब आज भी वैसा ही है। जब ये केस चलाया गया, यू विल बी शॉक्ड टू नो, अंग्रेजी सरकार पागल हो गई थी। दुनिया की बेस्ट माने जाने वाली उस समय भी स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस जो थी, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के हॉटन को बुलाया गया। हॉटन को जब बुलाया गया तो हॉटन ने सोचा कि होगा यार छोटी सी डकैती है। जब यहां आया तो उसकी हालत खराब हो गई कि इतनी प्री प्लान डकैती किसी माखेलाल का बस नहीं था। अंग्रेज नहीं सोच सकते थे कि उनकी ही जाने वाली ट्रेन को एक स्टेशन पे जो लखनऊ से निकली थी और आगे वाला जो स्टेशन था काकोरी स्टेशन, वहां पर रोककर सहारनपुर लखनऊ जो 8 डाउन ट्रेन थी उसको रोककर कैसे लूटा जा सकता था। किसी ने नहीं सोचा था कि पैसेंजर ट्रेन को भी लूटा जा सकता था, जिसमें हमारा खजाना सालों से जा रहा था। लेकिन यही तो बात थी काकोरी कॉन्स्पिरेसी की, कितना सटल रूप से, इतना अच्छे से दे वर्कड ऑन द थिंग्स, दे वर्कड ऑन द प्लानिंग। आज लोग कॉर्पोरेट की प्लानिंग में लगे हुए हैं। सोचो, को कहते थे कि गर्म दिमाग के थे, उनसे ठंडा दिमाग किसी का नहीं था, इसीलिए उनने किसी मासूम को नहीं मारा। अब बात करते हैं केस क्या था। जब केस चला, बिस्मिल साहब ने खुद की वकालत की। किसी को औकात थी? अंग्रेजों के संविधान, अंग्रेजों के लॉ को पढ़ के उनने बताया और उनने कहा यह बात कि सुनिए, आप हम पर 120B नहीं लगा सकते। 120A और 120B ये दोनों नहीं लगते थे उन पर, लेकिन फिर भी लगाए गए। 121A नहीं लगाया जा सकता था, लेकिन लगाया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, 302, 356 सभी पे नहीं लग सकता। 302, 302 इंडियन पीनल कोड, 356 इंडियन पीनल कोड, 120B, 120A इंडियन पीनल कोड नहीं लगती थी, फिर भी लगाई गई। झूठा आरोप लगाया। जब बिस्मिल साहब ने पहली दलील दी, वहां पर जज ने पूछा, अच्छा तुमने वकालत कहां से सीखी? तो उनका जवाब बहुत अच्छा था कि सुन, तुम्हें पढ़ाई की जरूरत है, हम पैदा ही हुए थे, हम सम्राट के खिलाफ खड़े हुए हैं और तुम हमें किसी भी तरीके से, जेल में बड़ा दुर्व्यवहार हुआ था। उनने क्या किया, जिस दिन पहुंचे, आपको यह बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज होगी, जो भगत सिंह साहब ने बाद में किया था, लेकिन पहले इन क्रांतिकारियों ने 45 दिन भूखे रहे हैं, क्योंकि इनका कहना बहुत साधारण था, हमने तुम्हारी रानी, तुम्हारी क्वीन, तुम्हारे राजा के खिलाफ जंग छेड़ी है। We are the prisoners of war, and according to the law, British law, it was written clearly, when we fight against people, it's a different war. But we fought against the rule and the ruler. We fought against your entire constitution. We fought against your entire empire. We are the prisoners of war, and we should be dealt with the respect as the prisoners of war. You cannot deal with us as the criminals. ये थी उनकी दलील और ये सुनकर पागल हो गए थे। तो ये दलील, और फिर उसके बाद जब हॉटन ने पूरी कॉन्स्पिरेसी को समझा, हॉटन के बस के ऊपर थी। हॉटन ने एक लेटर में लिखा था वाइसरॉय को कि मेरी समझ के परे है, मुझे लगता था कि हमारी हुकूमत में बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, लेकिन इन सब ने हमें बौना कर दिया, इनके ज्ञान ने, इनके जज्बे के सामने। उस हॉटन अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि सुनो, मेरे जैसे हजारों हॉटन भी कुर्बान हो जाएंगे तो एक इसमें एक अशफाक, एक रोशन सिंह ठाकुर और एक चंद्रशेखर आजाद नहीं बन सकते हैं। हॉटन और पूरी ब्रिटेनिया हुकूमत की एक बेवकूफी बताते हैं। पूरी डकैती ऑन रिकॉर्ड 8,422 रुपए की, 8,422। खर्चा हुआ
13,05,921 रुपए। बेवकूफ कौन हुआ? हकीकत किसके सामने आई? इसका मतलब यह था कि 8,000 की डकैती को प्रूव करने के लिए तुमने 13-15 लाख रुपए फूंक दिए। तो जीता कौन? हमने ये जीता। अपनी ताकत, अपना दिमाग, अपना जज्बा दिखाया जो उनके बाप की कुवत नहीं थी। अब बिस्मिल साहब, लोग कहते हैं इन्होंने जमीन के टुकड़े के लिए लड़ाई नहीं की। सबके पास बहुत जमीन, बहुत ज्यादा जमीन थी, बहुत पैसा था। ये बहुत कोई ऐसे नहीं थे, भूखे भिखारी लोग नहीं थे ये, क्योंकि रॉयल्स का ही कहना होता है दान और क्षमा करना। ये दे ऑल वर रॉयल्स, उनमें इतनी ताकत थी, इतना बहुत सारा था। एक ऐसा इंसिडेंट है जब अशफाक साहब ने बड़ा इमोशनल होके कहा, ये जबकि बात है जब फांसी सुना दी गई थी। पूरा केस समझाने जाएंगे तो बहुत बड़े, हबीबुल्लाह की बहुत बड़े बड़े ऐसे इंसिडेंट्स थे। नेहरू साहब के दर से भी कुछ ऐसे एंगल थे जो परखच्चे उड़ जाएंगे, जो मैं बताना नहीं चाहता, उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहता हूं। कॉन्स्पिरेसी गोरों की नहीं थी, हकीकत में इनकी थी, जो डर रहे थे इन क्रांतिकारियों से, क्योंकि क्रांतिकारी इतने बड़े हो गए थे कि इन्हें डर लगने लगा था। अब एक इंसिडेंट इसी में से एक है कि बिस्मिल साहब की माँ आती हैं। बिस्मिल साहब अपने कुर्ते से, अब आप सोचिए उनके कुर्ते में सोने के बटन लगे हुए थे, ये क्या लोग थे। तो बिस्मिल साहब की माँ आती है और अपनी माँ को एक आखिरी लेटर देते हैं, एक पत्र लिखते हैं और बोलते हैं माँ जेल खाने के बाहर जाके पढ़ना। तो वो कहते हैं उनसे कि माँ मेरी बिस्मिल साहब की वो आखिरी जो थी वो उनने अपने लहू से लिखी थी। इन गोरों ने उन्हें पेन नहीं दिया था, कलम नहीं दी थी, और सरफरोशी की तमन्ना भी जो है वो उनने दीवारों पे अपने खून से लिखते थे लोग। तो वो जज्बा बहुत जरूरी था। और वो तो अपनी माँ के लिए जो पत्र लिखा उसमें लिखा कि ए माँ मेरी जज्बे को आंखों में छुपा लेना, बदनाम ना हो आंसू आंखों में छुपा लेना, बदनाम ना हो जज्बा आंचल में छुपा लेना, आजादी की इस शम्म पर तेरा भी ये परवाना, चढ़ जाए हंसते हंसते बस इतनी दुआ देना, आए तेरे कूचे में जब राख मेरी उड़कर, तू माँ है मेरी तो जब मुझे दफन किया जाएगा तो मेरी राख उड़कर तेरे पास आएगी, आए तेरे कूचे में जब राख मेरी उड़कर, एक नन्हे से बच्चे के तू माथे पे लगा लेना, एक नया बिस्मिल तू फिर से बना देना, एक नया आजाद तू फिर से बना देना। ऐ माँ मैं तेरा कर्ज नहीं चुका सकता हूं इस जन्म में, इस पैदा हुए में, लेकिन इस मिट्टी का बहुत बड़ा कर्ज है जो चुकाने की कोशिश करूंगा। ऐसे ही अशफाकुल्ला खान साहब का एक इंसिडेंट है जो कहते हैं बिस्मिल जी के, बिस्मिल तू बड़ा खुशनसीब है मेरे यार, क्योंकि तेरे धर्म में तो 100 बार 1000 बार जन्म लेने की आजादी है। मैं तो इस्लाम का हूं, मैं तो, मेरा धर्म यह है कि मैं एक ही बार जन्म लूंगा और मुझे एक ही बार दफन करना पड़ेगा। तो यार मत बांटो इस देश को, उसे मिलाओ जो उस समय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उनने मिलकर इस देश के लिए लड़ा। वो बहुत बड़ी बात थी कि अपने वतन के लिए मरना, अपने वतन के लिए लहू से सींचना उस आंचल को। सो व्हाट बिस्मिल जी स्पोक टू हिज मदर, और जो इंसिडेंट्स थे जब ये लिखते थे, शायद मेरे जैसे हजारों भी मर जाए तो कुर्बान है इस मिट्टी पर, उस जज्बे पर। क्या प्रताड़ना दी जाती थी सोचकर, जब पढ़ा और जब सुना। नाखून निकाल लिए गए थे, आंखों को नोच लिया गया था, आंखों को यहां से रॉड से निकाल लिया गया था, कान काट दिए गए थे, शरीर के लगभग 8 से 9 हिस्सों पर टुकड़े कर दिए जाते थे। उसके बाद भी लड़ते थे क्योंकि वो जज्बा था, वो गुस्सा था, वो रोते थे। ये कहते थे कि हमें सिर्फ एक बार जन्म क्यों दिया। 7 बार बिस्मिल साहब ने वो कहा था कि न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत का दीवाना, अगर 1000 बार भी हो मेरा जन्म तो बस हो भारत में ही आना, बस हो भारत में ही आना। यही रंग हल्दी घाटी में था प्रताप ने घोला, इसी रंग को लेके शिवाजी ने हर हर महादेव बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आज शहीद आजम भगत सिंह साहब ने इसमें कुछ लाइंस जोड़ी थी, लेकिन ये आई कहां से थी। बसंत पंचमी का दिन था जब इन लोगों की पेशी थी, उसके दूसरे दिन तो सब ने बोला कि बिस्मिल साहब, अशफाक साहब आज कुछ हो जाए, क्योंकि ये उर्दू के बड़े शायर, हिंदी के बड़े लेखक थे। ये लोग अक्सर अल्फाजों में कम, शायरियों में बात किया जाता था। जब इनसे कोर्ट में भी कुछ पूछा जाता था तो ये शायरियों में बताया जाता, जैसे पूछा गया कि आज़ाद कहाँ है, क्योंकि सब पकड़े गए थे। केशव चक्रवर्ती नहीं पकड़े गए, चंद्रशेखर आज़ाद जी नहीं पकड़े गए, केशव चक्रवर्ती जी छुप के निकल गए, लेकिन आज़ाद कौन था? चंद्रशेखर आज़ाद, जिसका नाम था चंद्रशेखर तिवारी। चंद्रशेखर आज़ाद साहब वो थे जिन्होंने पूरी पेशी
पूरी की पूरी हर इंसिडेंट को उस कोर्ट के रूम में बैठते थे। उनसे बड़ा बहरूपिया पूरी क्रांति के इतिहास में नहीं था। हॉटन ने भी कहा कि मैं नहीं, सबको ढूंढ लिया मैंने, लेकिन मुझे आजाद नहीं मिला, क्योंकि उनका नाम ही आजाद था। आजाद साहब, तो जब पूछा कि आजाद कहां, तो बिस्मिल का बड़ा अच्छा जवाब था पंडित बिस्मिल साहब का कि इन हिजड़ों की फौज में कोई मर्द ना पाया जाएगा, इन नपुंसकों की सेना में कोई मर्द ना पाया जाएगा, वो तूफान में जलने वाला चिराग है, तेरी लुंगी की फूकों से ना बुझाया जाएगा। तुम क्या पकड़ोगे समंदर को, तुम क्या पकड़ोगे आसमां को, तुम क्या पकड़ोगे हवा को, और कहीं पकड़ भी लिया तो तुम क्या पकड़ोगे आजाद को। आजाद आजादी थी, वो भावना थी, वो जज्बा था। वो कहते थे वो जज्बा है, वो हवा है, वो रूहों में फैलने वाला, वो रूहों में बहने वाला इंकलाब है, तुम्हारी औकात से बाहर है। तो आजाद जी को नहीं पकड़ पाते, तो आजाद जी ऐसे थे। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट से कवर करने जाएंगे, कोशिश करेंगे तो सालों लग जाएंगे। काकोरी इतनी बड़ी थी। फिर इनको फांसी की सजा, मैं फांसी की डेट भी नहीं बताऊंगा, वो आप ढूंढें कि क्या हुआ दिसंबर में 27 में, वो आप ढूंढें, क्योंकि कुछ तो जिम्मेदारी ले, सब मैं ही करता रहूंगा। दोस्तों, 15 अगस्त को मनाने के पहले 9 अगस्त सन 1925 को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो दिन था जहां हमने बिगुल बजा दिया था कि दोस्त अब हम आते हैं, सिंहासन खाली करो कि अब जनता जागी है, अब क्रांतिकारी जागी है, अब क्रांति जागी है, और अगर हम समझते हो तुम बागी तो हम बागी हैं। वो बगावत की शुरुआत थी। और सबसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, स्पेशली जो इंडियन यूथ है, मैं हमेशा कहता हूं मैं तुम्हारा यार हूं, मैं तुम्हारा फैन हूं, क्योंकि जितनी बड़ी क्रांतियां हुई हैं, ये सब के सब जितने थे ना, जिन 10 को केस चला था और जिन 4 को फांसियां हुई, एक ऐसा इंसिडेंट था, पागलपन होता क्या है, यारी होती क्या है। एक ही बहुत बड़ा कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया था, वो थे ठाकुर रोशन सिंह, क्योंकि वो इस लूट में शामिल नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी उनको फांसी दी गई थी। उसका कारण यह था कि उनको 5 साल की सेक्शन 120B और 121A में राष्ट्रद्रोह, सम्राट के विरोध द्रोह में उनको सजा सुनाई गई। तो उनने पूछा सान्याल से, ओए मेरे को कितनी सजा मिली है, ठाकुर को कितनी सजा मिली। तो यारों की यारी इससे समझना। तो उनने बोला कि अरे तेरे को 5 साल की मिली है, फांसी की सजा नहीं मिली है। उन्होंने जूता उठाकर फेंक के मार दिया, और वहां पर कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ और उनको सजा सुनाई गई। फिर उनको सजा दी गई फांसी की। तो उन्होंने कहा कि ओए बिस्मिल को बोला, ओए बिस्मिल क्या सोचा था, तो यार के बगैर फंदे पे चला जाएगा। अरे तू सिर्फ मां का बेटा नहीं है, आज देख, अब देख ठाकुर भी तेरे साथ जाएगा। तो उन्होंने उस पागलपन के लिए, उस जज्बे के लिए वो जूता फेंका और उनको बोला कि सन, मुझे इतनी कम सजा क्यों, ये मुझसे बड़ा कैसे हो गया, हम साथ के क्रांतिकारी हैं। तो ये दोस्ती थी, ये यारी थी। तो दोस्ती मनाना तो देशभक्ति के लिए, कुछ भी करो, हर चीज देशभक्ति है। देश समझने के पहले ये समझो कि हमें आजादी मिली कैसे। और वो जो लाइन थी जो आखिरी में भगत सिंह साहब ने आगे कही थी, सब जानते कि मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, वो था क्या, उसका मतलब क्या था, उन्होंने क्यों कहा। उन्होंने कहा कि बड़ा ही गहरा दाग है यारों जिसका गुलामी नाम है, इसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है। सीने में जो दिल था यारों, सीने में जो दिल था यारों, आज बना वो शोला मेरा, रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धर्म में मत बांटो, मुल्क को मत बांटो, देश पहले एक था, वो बसंती रंग को धर्म में मत बांटो, हरा को मुस्लिम मत करो, भगवे को हिंदू मत करो। मिलो यार, फिर से आज़ादी की बात करते हैं, क्योंकि हम फिर से गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखना, कोशिश करना, 3 नियम
3 सपने मैं हमेशा कहता हूं, और आप भी याद रखना। देश को हरा करो लेकिन पेड़ों से करो, देश को भगवा करो, बसंती करो, लेकिन जज्बे से करो, देश को सफेद करो, 3 रंगों में बांटो, देश को सफेद करो शांति से। यार दोस्ती से रहो, वतन को बांटो मत। क्योंकि फिर से बात करते हैं उसी जज्बे की, फिर से बात करते हैं, आगे भी बात करूंगा। आज इतना काफी है। किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफी नहीं मांगता हूं, लेकिन फिर भी क्षमा चाहता हूं। अगर मैंने कुछ गलत बात करती हो मेरे उन आदर्शों के बारे में तो मैं क्षमा मांगता हूं, भारत माता से मांगता हूं और किसी से नहीं मांगता हूं। मुझे माफ करना। फिर नए जज्बे के साथ अगली बार कोशिश करूंगा। कुछ फिर से इस मिट्टी की कर्ज चुकाने की औकात तो नहीं है, फिर भी बात तो कर सकता हूं, कोशिश करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।